हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो था, पिछला लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे। एज फॉर एग्जांपल हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, सम पार्टीज इन्वॉल्व्ड देखे थे और काइंड ऑफ बिल देखे थे। इसके बाद लास्ट में हम लोग ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल क्या होता है, ये दोनों के बीच का अंतर देखे थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है प्रोमिसरी नोट से स्टार्ट करेंगे। मेरे हाथ में ये जो नोट्स है, जिन लोगों को भी नोट्स लेना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक हो जाइए, वहाँ से आप ये ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस नोट्स की हेल्प लेकर के हम लोग समझते हैं कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है, ठीक है। हेडिंग में डाल देते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हम लोग समझते हैं क्या, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ठीक है ना। आपको तो मालूम चल रहा होगा कि प्रोमिसरी नोट जो शब्द है वह प्रोमिस शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना। प्रोमिसरी नोट्स जो है वह किससे बना हुआ है, प्रोमिस शब्द से बना हुआ है। इट मीन्स यह जो होते हैं एक प्रोमिस होता है, ठीक है ना। प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है देख लेते हैं। कहता है कि ए प्रोमिसरी नोट्स इज रिटन एंड अनकंडीशनल प्रोमिस टू पे, प्रोमिस मेड बाय डेब्टर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू क्रेडिटर और हिज ऑर्डर। देखिए कहता है कि एक प्रोमिसरी नोट जो होता है एक रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं, अनकंडीशनल प्रोमिस होता है, ठीक है ना। अनकंडीशनल प्रोमिस होता है, वादा होता है, ऑर्डर नहीं होता है, वादा होता है। प्रोमिस किया जाता है कि हम जो है ना, इसको बनाता कौन है, डेब्टर बनाता है। डेब्टर बनाता है क्रेडिटर के लिए, यानी कि क्रेडिटर एक प्रोमिस करता है कि हम डेब्टर को इतना रुपया देंगे, ठीक है ना। प्रोमिस टू पे फॉर सम लमसम जो अमाउंट होंगे प्रोमिस किए जाएंगे पे करने के लिए, उसको हम लोग प्रोमिसरी नोट्स कहेंगे, ठीक है ना। यह मनी के फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। किसके फॉर्म में होंगे, मनी फॉर्म में होंगे, वस्तु के फॉर्म में नहीं होंगे, असेट्स के फॉर्म में नहीं होंगे, मनी फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत चलते हैं तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 4 के तहत अगर बात किया जाए तो प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन कंटेनिंग an instrument in written containing an unconditional undertaking signed by maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to a bearer of instrument, ठीक है। क्या होता है, एक ऐसा रिटन लेटर इंस्ट्रूमेंट जो हम किसी दूसरे इंसान को देते हैं, उसके बदले पे करने का वादा करता है, उसको हम लोग जो है ना प्रोमिसरी नोट्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये जो है एक ए आदमी है, ठीक है ना, और ये एक बी है उसका दोस्त है, ठीक है। अब एक और सी जो है एक और थर्ड पार्टी है। अब देखिएगा ये ए है, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अब देखते हैं प्रोमिसरी नोट्स को समझते हैं। ए जो है बी से एक प्रोमिसरी नोट्स बनाया, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल समझिएगा, ये आपका 95% जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। ए बी के पास गया और बोला कि देखो भाई हमको जो है पैसा चाहिए, तो ये पैसा के लिए बिल बना करके देता है, ठीक है ना। आप बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे, ट्रेड बिल किसके लिए होता है, क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल के लिए होता है, लेकिन ये क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल के लिए नहीं है। एक आप जो है ऐसे ही प्रॉमिस किया है पे करने के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है। म्यूचुअल बेनिफिट होंगे तो अकोमोडेशन बिल कहलाएंगे। ए को रिक्वायरमेंट था बी से पैसा का, बी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे। जब एक बी को भी ए से रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो अकोमोडेशन बिल हो जाएगा। लेकिन ए बी के पास गया और बोला कि देखो भाई बात है ऐसा कि सबसे बड़ा है पैसा, हमको 50,000 रुपए की आवश्यकता है। कितना, 50,000 रुपए की आवश्यकता है। तो क्या किया, बी जो है एक बिल बनाया। तो बिल को हम आप ये कह सकते हैं ना, बी पैसा दे रहा है तो बिल बना रहा है, तो ये डेब्टर कहलाएगा, है ना। यानी कि डेब्टर है, इसको पैसा अब लेना है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। यानी कि जो बिल लिखता है, जो पैसा देता है वही बिल लिखता है, नोट बनाता है, सॉरी इसको नोट कहेंगे, प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना। तो जो पैसा देता है वही नोट बनाता है। तो जो पैसा देता है उसको डेब्टर कहेंगे और जो पैसा लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो डेब्टर यानी कि जो प्रोमिस जो होता है डेब्टर, वही नोट को लिखता है। तो ये नोट ए को देगा, लिख करके
ए इस पर क्या करेगा, अपना साइन करेगा। देखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ था, एक एक्सेप्टेड शब्द लिखा गया था, लेकिन इसमें एक्सेप्टेड शब्द नहीं लिखे जाएंगे, बस एज कैजुअल अपना सिग्नेचर कर देगा, ये भी अपना सिग्नेचर कर देगा, ठीक है ना। तो ये बिल जो है इसको ए को दिया, ठीक है, नोट जो है ए को दिया और ए जो है इसको साइन कर दिया। अब एक्चुअली हुआ क्या कि बी को पेमेंट नहीं चाहिए, बी भी ऑलरेडी पहले से, बी जो था ना सी का क्रेडिटर था, यानी कि बी को पैसा देना था सी को, यानी कि सी को पैसा लेना था बी से 50,000 रुपया ही। तो ये बी बोल दिया कि देखो भाई तुम ना हमको पेमेंट क्यों करोगे, तुम सी को पेमेंट कर देना, यानी कि अब वो बिल कहाँ चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा। बात समझ में आया, यही इसके ऑर्डर पे किसी दूसरे को भेज देना, यही होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका प्रोमिसरी नोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। फीचर्स बोलिए या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, दोनों एक ही होते हैं। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कहता है सबसे पहला पॉइंट जो है प्रोमिस टू पे, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होता है हमारा, प्रोमिस टू पे, यानी कि पे करने के लिए वादा करना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ए क्या प्रोमिस करेगा, ए विल प्रोमिस दैट ही विल पे द अमाउंट ऑफ बी, है ना। ए प्रोमिस करेगा कि बी का पैसा हम रिटर्न कर देंगे। ए प्रोमिसरी नोट्स कंटेन एन अनकंडीशनल प्रोमिस टू मेक द पेमेंट, ये एक क्या होता है, एक अनकंडीशनल प्रोमिस होता है, एक वादा होता है कि हम भाई पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, यह रिटर्न होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, यह जो है राइटिंग में होना चाहिए, यानी कि लिखित होना चाहिए, ठीक है ना। ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए। एन ओरल प्रोमिस टू पे विल नॉट अमाउंट टू प्रोमिसरी नोट। अब बेचारे बिल नहीं बनाता, ए बोलेगा कि बी को चलो भाई हम तुमको वादा कर देते हैं कि भाई वादा तोड़ना नहीं चाहिए, हम वादा तुमको कर देते हैं कि हम पैसा दे देंगे, लेकिन अब के समय में वादा तोड़ने के लिए ही होता है। अब कितने लोग जो वादा करके अपने वादे पर कायम होते हैं, शायद ही कम मिलते हैं, है ना। तो ये जो था वादा कर दिया ओरल, और फिर बाद में जब पेमेंट देने की बारी आया तो कैसा पैसा, हम नहीं जानते कोई पैसा, कोई सबूत है कि हम तुमसे पैसा लिए। इस टाइप से अगर ओरल प्रोमिसरी नोट्स बनेंगे, ओरल अगर प्रॉमिस किया जाएगा तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है साइंड बाय मेकर, यानी कि जो साइन मेकर होंगे, यानी कि डेप्टर जो होंगे, ठीक है ना, वो साइन भी करेंगे, ये यानी कि बी भी साइन कर देगा, ठीक है ना। यानी कि प्रोमिस टू पे शुड बी मेड अलॉन्ग विथ सिग्नेचर ऑफ मेकर, जो भी प्रोमिस किया जाएगा इस पर लिखा गया कि हाँ ये प्रोमिस करता, वादा करता है कितना रुपये हमको लौटा देगा, और उस पर वो साइन कर देगा, ठीक है ना। अब फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 4, सर्टेन सम। सर्टेन सम का बोलने का मतलब होता है कि एक अमाउंट जो है वही पेबल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है ना हम 50,000 के बदले 40,000 देते हैं, 40,000 भी छोड़ दो भाई, हम तुमको ना उसके बदले तुमको असेट दे देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, असेट भी नहीं देना चाहिए। जो हम अमाउंट है मेरा 50,000, वही 50,000 ही वैल्यू होना चाहिए, ना तो हम असेट देंगे ना ही फिर कम करेंगे। मार्केट में जाते तो बार्गेनिंग कैसे करते, 50,000 नहीं, चलो भाई 40,000 रख लो, तो इस तरह से बार्गेनिंग यहाँ भी नहीं होता है। एक सर्टेन जो सम दिया गया 50,000 50,000, वो 50,000 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 5 में स्टाम्प होना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रोमिसरी नोट मस्ट बी स्टाम्प्ड होना चाहिए, शुड बी प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड, एकदम इस पर जो है ना स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए, यही आपका प्रूफ होगा। स्टाम्प नहीं रहेगा तो कोई प्रूफ नहीं। ऐसे पेपर पर लिख दीजिएगा प्रोमिसरी नोट तो इसको कोई वैलिड नहीं मानेगा, ठीक है ना। स्टाम्प होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें पार्टी कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ये पहला पॉइंट हुआ हमने देखा, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा देखते हैं पार्टीज इन्वॉल्व्ड। आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज तो मैक्सिमम 5 देखे होंगे, जिसमें से मेनली 3 ही होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, है ना। लेकिन इसमें पार्टी 2 होते हैं। एक होता है मेकर जो बिल बनाता है, ठीक है ना, मेकर, इसको हम लोग प्रोमिसर भी कहते हैं, प्रोमिस करवाने वाला है प्रोमिसर। इसको क्या कहते हैं, प्रोमिसर भी कह सकते हैं, प्रोमिसर, ठीक है ना। और ये जो प्रोमिस करने वाला है ना, तो इसको आप जो है प्रोमिसी भी कह सकते हैं, प्रोमिसी या प्रोमिसी कहिए, या तो फिर इसको आप जो है पेई बोलिए। यानी कि इसमें 2 पार्टी होते हैं, एक प्रोमिस करवाने वाला और एक प्रोमिस करने वाला, प्रोमिसी, ठीक है ना। अब हम लोग जो है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच का अंतर देखते हैं। 4th पॉइंट में क्या देखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज
और साथ साथ वर्सेस प्रोमिसरी नोट। ये दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? ये दोनों के बीच में अंतर, बहुत सारे अंतर होते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, बट वी विल सी ओनली 5 डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। लेट अस सी क्या होता है। सबसे पहला बिल, सबसे पहला जो हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक हो जाता है ड्रॉन बाय। क्या होता है? ड्रॉन बाय, यानी कि किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें देखिएगा, जब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है तो क्रेडिटर बनाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है। जबकि प्रोमिसरी नोट को कौन बनाता है? डेप्टर बनाता है। पहला डिफरेंस, ठीक है ना। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं, नेचर। हमारा दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेचर, किस प्रवृत्ति का होता है। तो ये देखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ऑर्डर टू पे होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। लेकिन इसमें क्या होता है? अनकंडीशनल प्रोमिस टू पे। इसमें ऑर्डर टू पे, इसमें प्रोमिस टू पे। वादा किया जाता है, ऑर्डर नहीं किया जाता। ऑर्डर आपका इसमें किया जाता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं नंबर ऑफ पार्टी। नंबर ऑफ पार्टी, कितने लोग इसमें होंगे। तो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैक्सिमम जो होते हैं 5 होते हैं, लेकिन मेन 3 होते हैं, ड्रोवर, ड्रोई और पेई, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं? ड्रोवर, ड्रोई और होता है पेई। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, प्रोमिसरी नोट्स में देखा जाए तो इसमें 2 ही होते हैं। कौन कौन 2 होते हैं? आपका एक प्रोमेसर होता है, एक प्रोमिसी होता है। इसमें आपका कौन कौन होता है? एक जो होता है ड्रोवर बोलिए, जो बिल बनाता है, और एक होता है ड्रोई, जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। या प्रोमिसर या प्रोमिसी भी कह सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस, पॉइंट नंबर 4, डिफरेंस नंबर 4 देखते हैं। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, ठीक है ना। तो देखते हैं स्वीकृति। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रोवर। इसमें जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग बनाते हैं, उसमें जब जो भी हमारा बिल होता है, उसमें जो ड्रोई होते हैं वो एक शब्द लिखता है, एक्सेप्टेड। ये पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे। उसके बाद वो अपना साइन करता है ना। तो इसमें जो होता है प्रोमिसरी बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेड शब्द लिखना जरूरी होता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है, इसमें नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होता है। फिर और लास्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्काउंटिंग, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग एंड शेयरिंग, डिस्काउंटिंग एंड रिटायरिंग एक ही होता है। तो कहता है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज अलाउड। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा तो बैंक से जाकर के भुना सकते हैं ना, एक्सचेंज करवा सकते हैं, है कि नहीं है। बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से अगर आप जो है बैंक में जाइएगा तो पैसा को एक्सचेंज करवा सकते हैं, उसको बिल को मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन प्रोमिसरी नोट्स में ऐसा नहीं होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज अलाउड अंडर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत जो होता है आप बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं, जबकि प्रोमिसरी नोट्स में आप बिल को एक्सचेंज नहीं करवा सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिएगा, अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा 5 डिफरेंस, और ये पॉइंट नंबर हमने अभी तक 4 टॉपिक्स को डील किया है। अब 5वां टॉपिक्स जो हमारा होंगे वो होंगे हुंडी। 5वां क्या होंगे? हुंडी। हुंडी मत समझिएगा, ये हुंडी होता है। हुंडी के बारे में देख लेते हैं। कहता है कि हुंडी आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन इन इंडियन लैंग्वेज। हुंडी जो होता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंडियन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी जो होता है हुंडी जो होता है प्रोमिसरी नोट्स के फॉर्म में होता है। हुंडी कभी कभी प्रोमिसरी नोट्स के फॉर्म में होता है, लेकिन मैक्सिमम जो हुंडी होते हैं, अधिकांश जो हुंडी होता है वह बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में होता है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हुंडी आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन इन इंडियन लैंग्वेज, ये एक्सप्लेन हो गया है। समटाइम दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। कभी कभी ये किसके रूप में होते हैं? प्रोमिसरी नोट्स के रूप में होते हैं। बट यूजुअली दे आर लाइक ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन फॉर्म, लेकिन अधिकांश समय यह बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में होते हैं, ठीक है ना। अब हुंडी का टाइप्स देख लेते हैं। हुंडी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। हुंडी का टाइप्स, तो हुंडी जो होते हैं जनरली 5 तरह के होते हैं। हुंडी कितने तरह के होते हैं? जनरली हुंडी जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है। नाम भी गजब गजब का है। देखते हैं, सबसे पहला जो हुंडी होता है वह आपका दर्शनी हुंडी होता है, दर्शनी हुंडी। दूसरा हुंडी जो होता है मुद्दती हुंडी, ठीक है ना, मुद्दती हुंडी।
तीसरा जो हुंडी होता है वह आपका सहयोग हुंडी होता है, सहयोग हुंडी। चौथा जो हुंडी होता है उसको हम लोग नाम योग हुंडी कहते हैं, नाम योग हुंडी। और पांचवा हुंडी जो होता है वह जोखमी हुंडी होता है, हुंडी। तो खैर ये हुंडी के बारे में जो टाइप्स है इसके बारे में हम लोग यहाँ डील नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस स्टडी में हम लोग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले लेसन में हमने इसके बारे में देख चुके हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो हैं बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का एडवांटेजेस क्या होंगे, लाभ क्या होंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब 6 पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या, बेनिफिट और एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ बिल, बिल का बेनिफिट या एडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है इसके तहत जो लिखा गया है कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट क्रेडिट सेल। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए होता है, क्रेडिट सेल्स के लिए होता है। ठीक है, यह हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए बनाए जाएंगे, क्रेडिट सेल्स के लिए बनाया जाता है, ट्रेड बिल, है ना। फिर पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं द लॉ रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रूफ ऑफ डेप्ट। अगर मान के चलिए कि क्रेडिट सेल में हमने बिल बनाया था और पेमेंट नहीं दिया, तो ऐसे डेप्ट जो मेरा डूब गया उसके लिए हम एविडेंस के रूप में हम अपना बिल ऑफ एक्सचेंज को दिखा सकते हैं। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, इसीलिए इसको हम लोग ना लीगल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इफ नेसेसरी होल्डर कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश बाय डिस्काउंटिंग इट विथ द बैंक। अगर मान के चलिए कि बिल से हमको जो था पैसों की आवश्यकता पड़ता है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, बैंक में जा करके डिस्काउंट करवा करके उसके मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर 4th नंबर पॉइंट में देखते हैं, कहता है कि इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यह भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सेटलमेंट ऑफ डेप्ट। एक इंसान से दूसरे इंसान के पास डेप्ट को सेटलमेंट करने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल कल हमने देखा था पिछला वीडियो में कि जो हमारा ए बी और सी था, बी ने ए को बिल दिया था और ये जो था अपना इसके पास जो था सी के पास भी पैसा बाकी था, सी को यानी बी जो था सी को रुपया देता, इसलिए वो क्या किया कि ट्रांसफर बिल को ना इसके पास भेज दिया कि अब तुम ही पैसा ले लेना, इसी से पैसा ले लेगा, है कि नहीं है। तो इस टाइप से ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपना डेप्ट को बचाने के लिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखते हैं, इट प्रोवाइड्स एन इजी वे ऑफ सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह पैसा को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, बस एक बिलिंग जो लेकर के जाना है, उसके बाद आप एक जगह से दूसरे जगह में आसानी से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, 7th जो पॉइंट होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग एस्पेक्ट देख लेंगे, कौन से परिस्थिति में हम लोग जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने के लिए क्या होगा, व्हेन ए बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। सबसे पहला केस में क्या होता है, जब बिल हमने बनाया, ठीक है ना, एक्सेप्ट भी हो गया, ऑनर्ड भी हो गया। ऑनर्ड कहने का मतलब कि समय रहते हुए ड्यू डेट पर वो भुना लिया गया, कहानी खत्म। जैसे कि बी ने ए को बिल बनाया, ठीक है, ए हो जाएगा, ड्रॉवर हो जाएगा, बिल बन गया, एक्सेप्ट भी कर लिया और 3 महीने 4 महीने के बाद ये बिल का पेमेंट भी कर दिया, ऑनर्ड हो गया, ठीक है, ड्यू डेट पर खत्म हो गया। और दूसरा केस होता है डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक। अब मान के चलिए कि बी को अचानक जो है पैसों की जरूरत पड़ा तो वो बैंक में बिल को ले जाकर के भुना सकता है ना। तीसरा पॉइंट में है इंडोर्जिंग द बिल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। तीसरे इंसान को बिल को ट्रांसफर कर सकता है, बिल जो है तीसरा इंसान को दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर सी का एग्जाम्पल दिए थे, है कि नहीं है। 4th पॉइंट में सेंडिंग द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन। बैंक, अब देखिए अभी मे भी ये भी होता है कि ये जो है ना बी जो है ए के यहाँ बार बार जाना नहीं चाहता है पैसे के लिए, तो बिल को क्या कर देगा, बैंक में कलेक्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा। अब इसको बेचारा बैंक से समझेगा, ठीक है ना। फिर ऑनर ऑफ द बिल, यानी कि बिल का ऑनरिंग हो जाने, कहने का मतलब कि समय रहते हुए बिल का भुगतान हो जाना। डिसऑनर ऑफ द बिल, यानी कि अप्रतिष्ठा बेकार हो जाना बिल को। नोटिंग एंड पोस्टेस्टिंग, यानी कि नोटिंग चार्ज दिया जाता है रिन्यूअल करवाने के लिए। रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल को फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। रिटायरिंग ऑफ बिल, बिल रिटायर हो जाता है। इंसॉल्वेंसी और एक्सेप्टर और ड्रॉइंग, एक्सेप्टर या ड्रॉइंग जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है तब। एकोमोडेशन बिल, और एक एकोमोडेशन बिल तो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाया ही जाता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग मेथड देखते हैं। 8 पॉइंट में देखेंगे हम लोग
मेथड या तो फिर मेथड ऑफ डीलिंग विथ बिल ऑफ एक्सचेंज, किस तरह से डील किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कहता है कि ही कैन रिटेन द बिल टिल इट्स ड्यू डेट, वह बिल को अपने पास, जो भी बिल बनाएगा एक्सेप्टेड करेगा, वो अपने बिल को अपने पास समय तक रखेगा। द बिल में बी डिस्काउंटेड विथ बैंकर बिफोर ड्यू डेट, अगर आपको पैसा की पहले ही जरूरत है तो बैंक में जा करके उस बिल को भुना सकते हैं। द बिल में बी इंडोज टू थर्ड पार्टी इन द सेटलमेंट ऑफ डेप्ट, अगर डूबा हुआ पैसा है तो उस थर्ड पार्टी के पास जाइए, उससे वो डूबा हुआ पैसा, जैसे मान के चलिए कि सी जो था उससे भी मेरा पैसा बाकी था, तो ये बिल को छोड़िए ना, सी को बेच दीजिए ना, कोई दिक्कत है, सी को बेच देंगे, सी अपना समझते रहेगा, है ना। द बिल में बी सेंट टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, बिल को बैंक में भेज दिया जा सकता है कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। यानी कि अभी तक हम लोग पॉइंट नंबर 8 तक पढ़ लिए हैं। पहला पॉइंट में क्या पढ़ा, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, उसके बाद पार्टीज कौन कौन से होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, हुंडी क्या होता है, बेनिफिट या फिर एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मेथड क्या होता है, ठीक है ना। चलिएगा अब हम लोग जो इसका जर्नल एंट्री देखते हैं, ठीक है ना, जर्नल एंट्री किस तरह से बनाया जाता है। पहला केस हम लोग देखते हैं कि व्हेन बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, जब बिल को, ठीक है, पहला केस में क्या देख रहे हैं, व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल को लिखा जाएगा, ठीक है, स्वीकार कर लिया जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएंगे और फिर वह ऑनर्ड भी हो जाएगा, यानी कि समय रहते हुए जब समय दिया गया था और ड्यू डेट पर भुना लिया जाएगा, उससे कहानी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि व्हेन बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, जब बिल को लिखा जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ऑनर्ड भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग लिखते हैं इधर इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री जर्नल होगा, जर्नल एंट्री, और ड्रॉई के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा, इन द बुक ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा, ठीक है। तो देखते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहला जो है कहता है कि फॉर क्रेडिट सेल, ठीक है ना, फॉर क्रेडिट सेल, उधार, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज तो उधार की ही परिस्थिति में बनाया जाता है। ड्रॉवर बेचेगा तो बिल बनाएगा, तो बेचेगा तो बिल बनाएगा, तो जब क्रेडिट सेल होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी हमारा खरीदार होगा उसका नाम लिखेंगे, परचेसर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्री, परचेसर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में क्या हम लोग लिख देंगे, नरेशन में हमारा हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हमने गुड्स को बेच दिया है, ठीक है। इधर से देखते हैं तो ये बेचा है तो ये क्या कर देगा, खरीद लेगा। फॉर क्रेडिट परचेस, जब उधार में हम लोग परचेस करेंगे तो ड्रॉई के बुक में क्या लिखा जाएगा, तो ये तो कॉमन एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेलर नेम अकाउंट, जो भी बेचने वाला होगा उसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि राम ने सोहन को 500 का एक गुड्स बेचता है, तो राम अपने पुस्तक में क्या लिखेगा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन अपने पुस्तक में क्या लिखेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, है ना। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स को क्रेडिट में परचेस कर लिया गया, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखते हैं, व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवर, जब बिल को, व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल को लिखा जाता है और एक्सेप्ट भी हो गया है, एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, ड्रॉई ने उसको स्वीकृति भी दे दिया, एक्सेप्ट भी ड्रॉई कर लिया कि ठीक है भैया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, BR जिसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है ना। अगर ड्रॉई यहाँ पर अगर सोहन था, राम ने सोहन, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस स्वीकृति रिसीव्ड हो गया है, ठीक है ना। इधर से क्या हो जाएगा, व्हेन एक्सेप्टेंस इज गिवन, जब स्वीकृति दे दिया जाता है
एक्सेप्टेंस जब दे देते हैं, जब स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ भैया आप बिल मेरे ऊपर लिखिए, तो अब हम क्या अपने पुस्तक में जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बस जर्नल एंट्री का उल्टा हो जाएगा। ड्रॉइंग का उल्टा ड्रॉवर होता है ना, तो ड्रॉवर इसलिए तो बोलते हैं कि दुनिया उल्टा है। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, तो बिल रिसीवेबल का उल्टा बिल पेबल होता है। बीपी अकाउंट यानी कि बिल पेबल अकाउंट, जिसको शॉर्टकट में भी बोलते हैं हम लोग। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस हमने स्वीकृति दे दिया है, ठीक है ना। अब थर्ड एंट्री देखते हैं, तीसरा का एंट्री, व्हेन द ड्रॉवर रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड बिल इज ऑनर्ड अनरियलाइज्ड, यानी कि इसका मतलब कि अब बिल को तो रख लेगा डेप्टर जो है, सॉरी क्रेडिटर जो है वो बिल को रख लेगा, है ना, बिल को रख लेगा तब तक जब तक बिल का भुनाया नहीं जाए। अब मान के चलिए बिल रख लिया और बिल भुना भी गया, ठीक है ना, एक्सचेंज हो जाता है। तो एक्सचेंज हो जाता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बिल कहाँ चला जाएगा, अब बैंक में जाएगा तो बैंक रिसीव हो रहा है, बैंक को रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर अमाउंट को क्या कर लिया गया है, रिसीव कर लिया गया है। अब इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, फॉर, अब वो तो बेचारा ड्यू डेट पर पेमेंट करेगा ना, तो फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर जब ये पेमेंट करेगा तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बस इसी जर्नल एंट्री का उल्टा हो जाएगा। बिल रिसीवेबल का उल्टा बिल पेबल होता है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल ऑनर्ड, यानी कि भुना लिया गया, ऑन ड्यू डेट, जो समय निर्धारित किया गया था वो समय पर बिल को क्या कर दिया गया है, डिजोनर, ऑनर्ड करवा दिया गया। ऑनर्ड और डिजोनर का मतलब अलग होता है। ऑनर जो होता है ड्यू डेट पर बिल हो जाता है, भुना लिया गया है, और डिजोनर बर्बाद हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो वीडियो है वह समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।